माननीय सुरक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस। अध्यक्ष जी, आएंगे कहाँ जाएंगे? शांति। सरकार के मंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। शकुनी चौधरी जी का एक ग्रुप है, पार्टी में आप पंच नहीं, आप पंच नहीं, चिंता आप मत कीजिए, आप अपना चिंता कीजिए। शांति। सभापति जी, जिस बहस में हम लोग लगे हैं और जो प्रस्ताव यहाँ पर बिहार के संदर्भ में आज निर्णय के लिए रखा गया है, ये बहस और ये प्रस्ताव का नतीजा कोई साधारण किस्म का नहीं है, क्योंकि जो निर्णय हम लोगों को लेना है वो बिहार के 10 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में। बिहार में सरकार कौन सी बनी रहेगी, कौन सी जाएगी, विवाद इस पर नहीं है। विवाद देश के 10% लोग जो बिहार में रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार का बना रहेगा, और पिछले लगभग 1 दशक से उनका जो अनुभव रहा है, तो उस अनुभव को और कितना दिन उनको झेलना पड़ेगा या उसे उनको मुक्ति कैसी मिलेगी। नेता विरोधी दल इस समय यहाँ पर नहीं है। कल उन्होंने बिहार के उस सरकार की वकालत की जिस सरकार को हटाने का निर्णय सरकार ने लिया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा कि समता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि हम लोग सरकार में आते ही बिहार के सरकार को हटाएंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि समता पार्टी ने ऐसा कोई भी चीज अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। बिहार का उल्लेख एक ही मामले में था, और वो बिहार के किसान जो बाढ़ में खूब मार खाते हैं, उनको राहत देने के लिए केंद्र के सरकार ने कौन से कदम उठाना चाहिए, केवल इतना ही था, और किसी भी बात को लेकर बिहार का उल्लेख नहीं था। हालांकि उल्लेख करने लायक बहुत प्रश्न थे, मगर चुनाव संसद का था, बिहार का नहीं था। ये बात सही है कि हम लोगों ने अपने भाषणों में ये बात जरूर कही कि अगर अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती हो, क्योंकि चुनाव में जाते वक्त हम लोग ये तय करके गए थे, ये तालमेल और आगे जाकर अगर बहुमत आ जाता है तो सरकार केंद्र में बनने में हम लोगों का योगदान होगा। और अगर ऐसी सरकार बनती हो तो फिर बिहार के लोगों की समस्याओं का निदान, और सबसे पहले वो निदान करने के वास्ते बिहार में जिस सरकार को हम लोगों ने कई नाम से पुकारना पसंद किया था,
मगर सबसे अधिक प्रचलित जो नाम था वो आतंकवादी व्यवस्था। तो उस आतंकवादी व्यवस्था से हम लोगों को मुक्ति देना अनिवार्य है और वो काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। मैं मानता हूं कि उस काम को करने में विलंब हुआ और उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल ने बिहार में जो भी व्यवस्था रही, जो भी परिस्थितियां पिछले 9 सालों में वहां पर रही, उनकी वकालत यहां पर की और बहुत कामयाबी से उन्होंने यहां पर वो वकालत की। कौन सा वो भारत सरकार का अपराधीकरण पर जो कोई रिपोर्ट होता है, मासिक रिपोर्ट, उसकी भी यहां पर उल्लेख, उसकी जिक्र मात्र नहीं की बल्कि उसके आंकड़े उन्होंने यहां पर रखकर कैसे बिहार सबसे बढ़िया राज्य है, कम से कम 5-7 बड़े राज्यों के नाम लेकर उन्होंने ये तमाम राज्यों के तुलना में बिहार कितना बढ़िया राज्य है, कैसे वहां पर किसी भी प्रकार के महिलाओं पर, बच्चों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर, जनजाति के लोगों पर, अन्य कोई भी प्रदेश के तुलना में सबसे कम अपराध होते हैं। ये आंकड़ेवारी के साथ कल उन्होंने यहां पर इस सदन को सुनाया। मुझे खुशी हुई जब इधर से माननीय सदस्य प्रीता वर्मा ने अपने जीवन के, अपने खुद के, अपने घर के अनुभवों के साथ नेता विरोधी दल को जो सुनाना चाहिए था वो सुनाया और उन्होंने ये बात बता दी कि कैसे उन पर मुकदमे हैं और यहां 1-2 अन्य वक्ताओं ने यह बताया कि कैसे पुलिस थाने में वहां पर रिपोर्ट लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं। मैं सदन में ज्यादा समय था कल जब बहस चली, बाकी बहस हमने अंदर से सुनी थी। मुझे नहीं मालूम कि उस महिला की यहां पर चर्चा हुई या नहीं हुई जो एक IAS अधिकारी की पत्नी, हाँ तो वो अगर हो गई हो तो फिर उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूं, इसलिए उसका उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि एक शिकायत करने के लिए एक IAS परिवार भी हिम्मत नहीं कर सकता है बिहार में, और वो भी दलित, और इसलिए सबसे अधिक उनकी परेशानी कि अपनी शिकायत वो नहीं दर्ज कर सकते हैं। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष जी कि बिहार में किस प्रकार के आंकड़े केंद्र सरकार के रिपोर्ट में आ सकते हैं। सभापति जी, मैं एक दस्तावेज से कुछ पंक्तियां यहां पर पढ़ना चाहता हूं। अच्छा होता नेता विरोधी दल भी होते इसे इन्हें सुनने। किसी भी सभ्य सरकार का यह पहला दायित्व है कि राज्य में विधि व्यवस्था ऐसी रहे कि आम जनता अपने को सुरक्षित समझे, किंतु जनता दल के 5 वर्षों के शासनकाल में विधि व्यवस्था ऐसी बिगड़ी कि ऊंचे सरकारी पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था के संचालक एवं कर्णधार हैं स्वयं असुरक्षित महसूस करते हुए सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था का गुहार करते हैं। गोपालगंज के जिलाधिकारी भी इसी सरकार में हत्या के शिकार हुए। इस राज्य में यह भी उदाहरण बना विधि व्यवस्था के प्रति सरकार की पूर्ण उदासीनता का अर्थ अपराधों का सरकारी प्रोत्साहन होता है। बिहार में जनता दल सरकार इसी का प्रतीक बन गया है। बंदूक राज का साया संपूर्ण बिहार में फैला हुआ है। बताऊंगा, पिछले लगभग 5 वर्षों में व्यक्ति, बता दूंगा, चिंता मत करिए, पिछले लगभग
लालू जी इतने इतने कागज पढ़ते रहे, आपने नहीं पूछा कहाँ से है ये। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण मुझे मिले, यही प्रार्थना है आपसे। मैं जानता हूं कि आप बहुत नियम पंडित हैं, लेकिन हमें संरक्षण आपका मिल जाए। बता दिया जाएगा माननीय सदस्य, मुझे बोलने दीजिए, बता दिया जाएगा और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पिछले लगभग 5 वर्षों में व्यक्तिगत हत्याएं, सामूहिक हत्याएं, गोलीकांड, हिंसक विवाद और हिंसक राजनीति सबों को मिलाकर लगभग 36,000 से 38,000 लोग मारे गए हैं। डकैती एवं लूट तो दिन दहाड़े की आम घटनाएं हैं। अपहरण और फिरौती तो एक प्रचलित और स्वीकृत व्यवसाय हो गया है। महिलाओं पर, विशेषकर गरीब हरिजन एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार एवं उनका बलात्कार तो विधि व्यवस्था की स्थिति में महज सरल और साधारण घटनाएं बन गई हैं। सिर्फ बंदूक की भाषा जानने वाले यहां अपनी सत्ता भी चलाते हैं। राज्य के 54 जिलों में लगभग 17 जिले और 13 जिलों के 132 थाने अत्यंत संवेदनशील हो गए हैं। पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और पलामू जिलों के क्रमशः 20 थाने, 13 थाने, 19 थाने, 15 थाने और 21 थाने हिंसक गुटों के गढ़ बने हुए हैं। भागलपुर, साहेबगंज और बांका जिलों में हिंसक गुट पुलिस को ललकार रहा है। चतरा और गिरिडीह जिलों में दो गुटें युद्ध में रत हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी राजनीतिक शैली ने इस अराजकता में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। बिहार सरकार द्वारा स्वनिर्मित अराजकता के जाल में बिहारवासी छटपटा रहे हैं। बिहार में जनता द्वारा चुना गया सरकार का 5 साल का इतिहास, ध्वस्त बिहार, जनता के जले सपने, हिंसक वारदातें और कटे सिर का इतिहास है। लोकतंत्र की भूमि पर हिंसा, लोकतंत्र शांति। सभापति जी, नियम बताएं। अंडर वाट रूल, रूल बताइए पहले। आप ही बताइए। हम भी देखना चाहते हैं वो रूल, हम भी वो रूल देखना चाहते हैं। Document from which is reading, and the document must be made available to all of us. Yes, sir. I will, sir. I will make it available to all of them, sir. No, sir. No, sir. He must let the House know about the nature of the document. Yes, I will. You please I will present it now. No. Your rules demand that you first disclose the document. No document, he must mention what document it is. सर, अध्यक्ष जी, मेरी इतनी ही प्रार्थना है। That is the rule. You must know what the document is admissible or not. Whether the document is admissible or not. What is the authenticity of the document? शांति। अत्याचार, लूट, माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट के संबंध में जानकारी चाहिए है। माननीय मंत्री कृपा करके डॉक्यूमेंट के विषय में बता दिया। जी हाँ। कैसी विडंबना है, कहने को लोकतंत्र पर व्यवहारिक रूप में राजनीति की कैसी शैली है कि जिसकी इबारत खून
लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं से लिखी है। अध्यक्ष जी, ये दस्तावेज को मैं रख रहा हूं सभा पटल पर, ये दस्तावेज को मैं रख रहा हूं सभा पटल पर। मैं इसे रख रहा हूं सभा पटल पर। ये पहला परिच्छेद है, ये पहला परिच्छेद है पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बिहार का घोषणा पत्र। शांति, अध्यक्ष से शांति। सर अब क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो गए? शांति, 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 सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अभी कांग्रेस का पुराना चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है। माननीय मंत्री बता रहे हैं कि 10 साल से बिहार में गड़बड़ी है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस 10 साल में 8 साल वो रहे हैं शासन में उनके साथ, 8 साल ये शासन में उनके साथ रहे हैं, 8 सालों तक ये मंत्री थे, सभी के साथ थे। संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। शांति। ये तो गाली है, पढ़ने दो, वरना काफी वाला है जो जजमेंट लखनऊ में दिया हाई कोर्ट के जज ने। असल ये जाली है, कांग्रेस और लालू जी मिलके लड़े, ये जाली है। लोकसभा के चुनाव में तो मेरा अलायंस था, आप ऐसे कहां से ले आए उठा करके? लोकसभा के चुनाव में तो हमारा इनसे अलायंस था, कहां से आप ले आए हैं? पिछला चुनाव में सभापति महोदय बिहार में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा का चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा है, कहां से ले आए हैं? अध्यक्ष, सभापति जी, ये कांग्रेस पार्टी का इन्हें पढ़े थे, वो भी डॉक्यूमेंट उनको कहिए कि रखें, वो कहाँ के थे, कहाँ के लिए, वो भी रखवाए जाए। अरे सभापति जी, ये 5 साल का राज्य का चलिए एजेंडे का पता रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी का। जो राज्य था वहां पर 1995 तक, और 95 के चुनाव में आपने ये लोगों के सामने अपनी भूमिका उस सरकार के बारे में रखी। अरे ये आपका एजेंडा है भाई, ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये आपका है, ये बता दो कि ये फर्जी है। प्लीज, अरे ये आपका एजेंडा है, जाओ फिर से पढ़ो। पूछ रहे हैं सर।
तो अध्यक्ष प्लीज अध्यक्ष, मुझे आपका संरक्षण मिले तो हम जल्दी समाप्त करेंगे। हम तो अभी शुरुआत मात्र किए हैं और मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। प्लीज। शुरू में ट्रम्प कार्ड नहीं गिनना। नहीं, ये जरूरी है। अच्छा, तो अध्यक्ष मैं फिर आप लोगों को बता दूं, चूंकि इतना आवाज में मुझे नहीं मालूम कि सबने सुना क्या नहीं सुना। ये चुनाव घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 1995 बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ई सदाकत आश्रम पटना का जो प्रस्तावना के बाद का जो पहला अध्याय है विधि व्यवस्था, तो ये पहला अध्याय। अब अध्यक्ष मैं चूंकि No, please, Mr. Ahmed, please. No. अध्यक्ष चूंकि Mr. Ahmed, please. क्योंकि कांग्रेस और वामपंथ दोनों एक साथ हैं, आज हम लोगों के इस प्रस्ताव का विरोध करने लोग सब सुन लेंगे, उसमें कोई एतराज नहीं है। Please, और आपकी बात में मेरी क्या What is this disturbance? Please take your seat. He is not yielding. He is not yielding. Please take your seat. 95 में आप साथ थे। No, he is not. Nothing will go on record. No, he is not yielding. Please take your seat. Mr. Ahmed. 95 में साथे थे। गलत नहीं भरवाइए नहीं है उसको। 95 में आप साथ थे, 100 मान लीजिए। अब वो क्या बोल रहे हैं? अभी आपका सामान्य ज्ञान का परिचय मिल गया। 1994 के 21 जून को ही हम लोग अलग हो गए और समता पार्टी बनी। यही आपका सामान्य ज्ञान है। ये बैठे AICC के जनरल सेक्रेटरी, अच्छा हुआ आपको सोनिया जी ने हटा दिया, अच्छा हुआ आपको हटा दिया। नीतीश जी प्लीज। अच्छा किया आपको हटा दिया। नीतीश जी प्लीज। आपने बोले बोलने दो। हम नहीं हो, आपकी राय क्या थी? आपकी राय क्या थी? आपकी राय क्या थी? अरे भाई, He is not. Sir, he is not yielding. You are teaching us lessons today. No, he is not. बीजेपी के बारे में No, सारी he is not yielding. Please. क्या करी थी? Pilot जी please. साथ बैठे हो, हमें भाषण दे। Silence. ठीक है। No, please. No, आप बैठिए प्लीज। अरे हम सुनना चाहते हैं, जॉर्ज साहब का न बुरा मानो। अभी मनसा नहीं No, please. बाद हो सकता क्या बोले? Honorable member, please take your seat. राजी देसाई के खिलाफ कसगी बोले और तो भैया साहब के पास आ गए। मुलायम सिंह जी प्लीज। No, मुलायम सिंह जी प्लीज take your seat. आप काफी बोल चुके हैं, मुलायम सिंह जी बहुत बोलते हैं। अब honorable member, please take your seat. अब जज साहब को सुनिए भाई। तो मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर यही संसदीय व्यवस्था है तो सीट पर बैठना बेकार है। नहीं, यहाँ तो हमारे सर पर क्यों? नहीं तो फिर वो तो सभी जगह लोग आके बैठ जाते हैं, हम बदतमीजी करते हैं। अध्यक्ष This is not good, please. What is this? अध्यक्ष, ये जो मैंने दस्तावेज यहाँ पर पढ़कर सुनाया, हम इसको आपके इजाजत से सभा पटल पर भी रखना चाहेंगे। मैंने कहा कि हम लोगों के प्रस्ताव के विरोध में वामपंथियों का भी समर्थन कांग्रेस को मिला है, क्योंकि विरोध तो कांग्रेस का है, वकालत तो कल नेता विरोधी दल ने की है। और चूंकि ये तो पुराना 4 साल के पुराना दस्तावेज, 5 साल का, पहले 5 साल का इतिहास इसमें बिहार की अवस्था, और उसके बाद 4 साल हो चुके हैं, तो मैं वो 4 सालों के दस्तावेजों को नहीं रखूंगा, क्योंकि इतना समय मैं सदन का नहीं लेना चाहता हूं।
लेकिन हमारे वामपंथी मित्रों के एक दो बयान, मामूली प्रस्ताव, बयान नहीं प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यह प्रस्ताव अभी 18 और 20 दिसंबर में जब बिहार में भुरकुंडा में AITUC का, बिहार AITUC का राज्य सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में पारित किया हुआ प्रस्ताव में से एक है। According to a government report, only 47,000 villages out of 67,000 villages of Bihar had been equipped with electricity in the Congress rule. But under Lalu Rabri government, half of those electrified villages have been disconnected from electricity. And rest are also kept in dark because there is dearth of electricity to supply. ये CPI का प्रस्ताव है, AITUC का। As electricity theft is common, added with problems of law and order have crippled the electricity supply network. The small scale and cottage industries have been completely paralyzed. The government handed over the important transport routes to private bus owners, leaving State Roadways Corporation to die. Bihar State Sugar Corporation, Leather Development Corporation, handloom boards, and so many state governments undertaking are facing lingering death due to rampant corruption at all levels. The panchayat elections have not been conducted for the last 20 years, and Bihar is losing, वो मेरे ख्याल से गलत आंकड़ा है, 2,000 crore every year on this single account. आगे जाकर the only industry which is thriving, और ये प्रस्ताव है, the only industry which is thriving is of loot, rape and kidnapping. Bihar is now lying on disastrous bed. The government is pushing it to its lingering death. The government is pushing it to its lingering death. Backwardness is growing apace because of deindustrialization. The position is deteriorating sharply day in and day out. ये है CPI के नेतृत्व में चलने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बिहार प्रदेश के दिसंबर 10 निवेज वीकली में, CPI के साप्ताहिक निवेज वीकली के 10 और 16 जनवरी के अंक में छपा हुआ ये प्रस्ताव है। ये हम में से किसी ने लिखा हुआ प्रस्ताव नहीं है, ना ये दस्तावेज है। सत्रह और 23 जनवरी के दस्तावेज में एक और जानकारी दी गई है। द स्टेट काउंसिल, that is the State Council of the Communist Party of India, CPI, the state Bihar, the State Council condemned the murder of the workers of the CPI, CPIM and other political parties. Growing incidents of abduction for ransom, rapes and murders, and deteriorating law and order situation. The State Council expressed its serious concern at the murder of the DSP of Saharsa and threat to the life of SP Darbhanga by criminals and smugglers in which ruling party leaders are alleged to be involved. This is also the new age. This is the new age of 1723 January. मैं इसलिए अध्यक्ष ये बातें सदन के सामने रख रहा हूं कि ये जो मैं और ऐसे मेरे पास काफी दस्तावेज हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि दो बड़े उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं इसलिए अध्यक्ष ये दस्तावेज सामने रखा क्योंकि ये जो बात चली है कि कोई ऐसे मकसद से ये प्रस्ताव इस सदन में आया या राज्यपाल का रिपोर्ट किस कारण से यहां पर आया, ये सारी जो बातें चलाई गई, तो उनका जवाब इस प्रस्ताव के समर्थन में, इस प्रस्ताव के विरोध में, इस प्रस्ताव के विरोध करके
जो दो मुख्य धाराएं यहां पर खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी, ये दोनों को कुछ याद में करा के दूं, इस उम्मीद से कि अभी भी अगर इन तमाम बातों पर उनको विश्वास हो जो इसमें उन लोगों ने लिखी हैं, जिन पर बिहार के लोगों के सामने, बिहार के मजदूर और किसानों के सामने जाकर अपनी बातों को आप लोगों ने रखा हो, अगर इसमें थोड़ा भी, इस पर थोड़ा भी अभी विश्वास हो आप लोगों को, तो मेहरबानी करके इस बात के ऊपर आप पुनर्विचार करें। क्योंकि संघर्ष, विवाद, ये बहस और ये प्रस्ताव सरकार को लेकर नहीं है, बिहार के वो लोगों के भविष्य को लेकर है जिनकी चर्चा आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में की है और आप लोगों ने आपके प्रस्ताव में की है। उनके भविष्य को लेकर, उनके भविष्य को तय करने का यह प्रस्ताव। नेता विरोधी दल के भाषण के एक और हिस्से की ओर मैं जाना चाहता हूं। आपने कल इस सदन में रिजर्व बैंक का जिक्र किया और रिजर्व बैंक का जिक्र करके आपने यह बताना चाहा कि आर्थिक मामलों में बिहार से बढ़कर शायद ही कोई सूबा हिंदुस्तान में हो। या आपके शब्द भले ना हो, लेकिन आपका जो बताने का ढंग जो था, उससे मुझे लगा कि आप बहुत प्रसन्न हैं कि बिहार की जो आर्थिक हालत है उस हालत को देखकर मुझे लगा एक क्षण के लिए कि आप व्यंग कर रहे हैं। मुझे लगा मन से, क्योंकि आपको आज 30-40 सालों से आपका और मेरा परिचय है और आप व्यंग करते हैं अक्सर, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आप व्यंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपने दूसरे राज्यों की और बिहार की तुलना करके ये आंकड़े रखे और रिजर्व बैंक का हवाला देकर, तब मैंने सोचा कि आप बहुत ही गंभीर हैं और मैं बहुत दुखी रहा। दुखी इसलिए नहीं कि सदन में क्या होना है, दुखी इसलिए कि बिहार के लोगों का बारे में आप लोगों का क्या सोच है, आपके दल का क्या सोच है। क्योंकि आपने आपके दल के नेता की चर्चा यहां पर की कि नारायणपुर में जाकर पिछले बार उनके बेलछी का, वो श्रीमती इंदिरा गांधी का बेलछी में जाकर आंसू पूजने की जो बात आपने कही, तो उसी संदर्भ में आपने नारायणपुर की भी चर्चा की और वो चर्चा एक तरफ आप करेंगे और बिहार के आर्थिक स्थिति पर आप रिजर्व बैंक की सर्टिफिकेट देकर इस सदन को और देश को बताएंगे कि बिहार में कोई समस्या नहीं है। ये लोग जानबूझकर, इनका कुछ अपना, क्या आजकल हम लोगों का क्या वो एजेंडा है, सीक्रेट एजेंडा, हिडन एजेंडा, हिडन एजेंडा, कोई हिडन एजेंडा लेकर हम लोग मैदान में आए हैं या माफ करिएगा सदन में आए हैं। ऐसी आप लोगों की जो एक मानसिकता बनी है, हम उसको दूर करना चाहते हैं और उसको दूर करने के मार्ग एक दो हैं। पहली बात मैं आपके सामने, इस सदन के सामने अध्यक्ष जी, मैं ये रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वॉल्यूम 1, गवर्नमेंट ऑफ बिहार Volume 1 for the year ended 31 March 1996। मैं उस पूरे रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं नेता विरोधी दल से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आप एक बार ये रिपोर्ट को भी पढ़ लीजिएगा और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर आपको वो जचता हो कि बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है और रिजर्व बैंक की सिफारिश है, तो फिर चर्चा कुछ और दिशा में हो सकती है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। मैं जानता हूं कि बिहार में CAG का अपमान भी होता है, उनको कई किस्म के नाम वगैरह रखे जाते हैं, उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मात्र नहीं, बल्कि उनको हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया उनके लिए है, वो उनका स्थान और मान है। उनका रिपोर्ट, ये मैंने फिर कहता हूं, 31 मार्च 96, नंबर 2, सिविल, वॉल्यूम 1, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। द एसेट्स comprising capital investments and loans advanced and the total liabilities of the state government in the last 5 years were as follows। मैं पूरे सालों का नहीं पढ़ने जाऊंगा। 95-96 assets
15,007 crore, liabilities 18,770 crore. Bihar is a bankrupt state, and you are talking about the Reserve Bank of India giving a certificate. Aage, while the assets have grown by 27% during the 5 years, the liabilities have grown by 52%. The increasing gap between assets and liabilities. Excuse me, sir. Mr. Speaker, we are getting disturbed. You can't hear a thing. He is constantly having a running commentary. This may please stop. Mr. Pathway, this is not good. This running commentary is running from there. बड़ी नीचे लग रही है अभी. Mr. Pathway, I am telling you, this is not good. Mr. Pathway, Mr. Pathway, this is too much. What is this? Running commentary. हाँ बेकार बात. Too much. हमेशा. Sir, the increasing gap between assets and liabilities was on account of continuing revenue deficit in all the years and miscellaneous adjustments and less outlay on assets. And here is the final clincher. During 91-96, the capital expenditure remained almost static in rupee terms. Between 1991 and 1996, the capital expenditure remained static in rupee terms, whereas borrowed funds were used to finance steadily increasing revenue deficit as illustrated in the table below. Number 8. Number 2, इस पे जो अनेक चैप्टर्स हैं, irregular, fraudulent drawals under so and so head, misappropriation of construction material and so on and so forth. ये इस पे चैप्टर्स, और हम चाहेंगे कि इसको लाइब्रेरी में या चाहे जहां, चूंकि ये किताबें वहां पर मिलती हैं, इनको जरूर देखा जाए. अध्यक्ष जी, मैं नहीं चाहता हूं कि इनका बहुत ज्यादा जिक्र करूं, लेकिन ये है वॉल्यूम 2 ऑफ दैट रिपोर्ट, और ये वॉल्यूम 2 समझना थोड़ा सा जरूरी है. ये तो कहीं इसमें पैसे का किस तरह से विड्रॉवल हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, ये इस पे काफी इसका उल्लेख है. वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इन द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग 1993-94 to 95-96 were on an average 959 cattle, 5,664 pigs, 40,504 poultry, 1,577 goats. As per approved scale, rupees 10.5 crore were required for feed stroke fodder for these animals for 3 years. As against this, rupees 279.34 crore were drawn from 6 treasuries during these 3 years for purchase of feed and fodder. And this is only one of a whole 5-6 pages of similar defalcation, of similar drawal of money with no sanction and direct loot of the treasury. और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, CAG कह रहा है सब लूट है. ठीक नहीं है, सब लूट है. मैं ये सबसे बड़ा रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लाया था, समय नहीं है. अध्यक्ष, इसका नतीजा क्या है? CAG ने जो लिखा है उसका नतीजा क्या है? ये दस्तावेज जब आप सरकार में थे यहां पर, तब का बना हुआ है. अप्रोच पेपर टू द 9th 5-year प्लान 1997-2002. कोई बात नहीं, अभी हमारे कुछ ही साल बचे हैं बढ़िया बोलने के. इसमें अध्यक्ष जी पन्ना नंबर 7, दिस इज द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1996. In 1996, when you were supporting and they were in government. What does it say? There is also, this is page 7, paragraph number 1.21, approach paper to the 9th 5-year plan. There is also evidence of a deterioration of inter-regional disparities in per capita incomes. Some of the populous and less developed states have experienced growth rates which are lower than the national average.
In Bihar, the per capita income as measured by the state domestic product declined from rupees 1,204 in 1990-91 to rupees 1,067 in 94-95 at 1980-81 prices. A 10% decline in 3 or 4 years time, 3 years time. ये है बिहार, और लड़ाई उस बिहार के लिए है, ये लड़ाई और किसी चीज के लिए नहीं है। और ये सारे मामले में अगर कोई सबसे आज मार खा रहा हो, वो बिहार का दलित है, वो बिहार का वो आदिवासी है, वो बिहार का वो गरीब है जिसका रोजगार चला गया है, जिसके बारे में AITUC ने लिखा है कि बेरोजगारी बढ़ाई रही है, कारखाने बंद हो ही रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा है, और जिसके आंकड़े आप चाहे जितने, ये कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं है, इतनी ये पिछले 10 सालों का लिखा हुआ है, सरकार ने, हम लोगों ने नहीं। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि जब नेता विरोधी दल अपने दल की भूमिका को अभी तय कर रहे हैं, तो वो इन बातों को अपना ख्याल में रखकर कुछ कदम अपना आगे बढ़ाएं। अब मैं एक ही और बात इसमें कहना चाहता हूं, जिस आर्थिक मामलों में कि ये जो क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है करके एक बताया, और बिहार का पीछे हट की जो चर्चा हुई, तो उसके कुछ कल या परसों यहां पर इकोनॉमिक, पिछले साल का इकोनॉमिक रिव्यू सर्वे, माफ करिएगा, इकोनॉमिक सर्वे यहां पर रखा था, और उससे हमने ये कल आंकड़े निकाले, 6 राज्यों के निकाले हैं। सबसे पहले बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। अध्यक्ष जी, बिहार में 90-91 में, चूंकि अभी नया क्या बोलते हैं वो वेट, हाँ, नया वेटेज लाया गया था, इधर 80-81 का था, यहां फिर 90-91 का लाया गया, तो बिहार 2,665 रुपया फी आदमी आमदनी थी 90-91 में। 96-97 में 3,835 पर आ गई, 44% बढ़ोतरी हो गई। महाराष्ट्र में 7,444 रुपये थी 90-91 में, 17,295 पर आ गई, 130% बढ़ोतरी हो गई उसी 4 साल के अवधि में, 5 साल के अवधि में। उत्तर प्रदेश में 3,590 रुपये थी फी आदमी 90-91, 96-97 में 6,733 पर आ गई, 87% बढ़ोतरी हो गई। असम, जहां इतना आतंक, जहां इतनी परेशानियां, जहां इतनी हर स्तर पर आर्थिक विकास से लेकर लोगों के उठने बैठने तक इतनी परेशानियां, असम 4,281 पर था, 6,663 पर गया, 58% बढ़ोतरी हो गई। पंजाब 8,318 से 18,213 पर गया, 120% बढ़ोतरी हो गई। और आंध्र प्रदेश 4,728 से 9,867 यानी 110% बढ़ोतरी हो गई। और बिहार 44% पर रुक गया और घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। तो इसलिए समझ लीजिएगा, ये फी आदमी आमदनी है, ये राष्ट्रीय फी आदमी आमदनी का प्रदेश का जो हिसाब इकोनॉमिक सर्वे में अभी सरकार ने संसद में रखा है, ये उससे निकाले हुए आंकड़े हैं। और इसलिए रख रहा हूं कि लोग समझ लें कि बिहार किस रसातल पर आकर पहुंचा है, और उस बिहार को बचाने के लिए क्या कदम उठाना आवश्यक है, ये तो सभी इस देश की जनता भी समझ ले और हम सब लोग समझ लें। अब अध्यक्ष जी, मैं आता हूं उस बात पर कि 356 को लेकर विवाद है, और वो विवाद करने वालों में हम भी अग्रसर रहे। 356 का विरोध है और वो विरोध करने वालों में हम अग्रसर रहे, और 356 के मार खाए हुए सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, उस तरफ बैठे हो, इस तरफ बैठे हो। लेकिन इतना फर्क है, और फर्क यह है कि आज कुछ दल हैं, जैसा तेलुगु देशम है,
जैसा जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे करुणानिधि अकाली दल है, माफ करिए अकाली दल है, और जैसे डीएमके है, और वैसे तो एआईडीएमके भी है। कुछ दल हैं देश में जो कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए, संविधान से इसको हटाओ। कुछ दल हैं इसमें सुधार लाओ। सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट है, अब उस रिपोर्ट की मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, उस पर समय नहीं निकालूंगा। कल अडवाणी जी ने उस पर काफी बहस यहां पर की है। लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर जो इंटर स्टेट काउंसिल में बहस शुरू हुई थी कुछ सालों पहले, उसे किसी एक निर्णायक जगह पर लाकर 356 रहे, लेकिन उसके जो गैर इस्तेमाल करने के तौर तरीके हैं सरकारों के हाथों में, उसको मिटा दिया जाए, ये भी एक प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव के पक्ष में अधिकतम दल इस सदन के भीतर या बाहर अधिकतम दल है। लेकिन एक दल है जो कहता है कि न केवल ज्यों का त्यों रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल जब भी करने की जरूरत है तब करना होगा, और वो कांग्रेस है। एक दल है, और इनके दल के प्रतिनिधि ने अभी जो इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने, श्री अशोक गहलोत उस काउंसिल में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्होंने कहा, इट इज माई गवर्नमेंट्स कंसिडर्ड व्यू, it is my government's considered view that the demands of the nation's integrity and unity call for a strong center, and therefore about which there are no disputes. There isn't anyone among us who believes that we should not have a strong country, but the center has a different connotation. Therefore, the central government should be able to exercise its powers under Article 356 whenever the situation so warrants. While we make a plea for retention of Article 356 in its present form without any change, we trust it would be used sparingly and invoked only as a last measure, as a measure of last resort. Please, I have not completed. When you use it, you are... Insofar as When we use it in a different way. the question of so-called safeguards against the misuse of this provision is concerned, I am of the view that in a parliamentary democracy, the greatest safeguard is the parliament itself. It would detract from the concept and the fact of the sovereignty of the people of India as operationalized through the parliament, which mandates the union government to work on its behalf if it is subjected to any review or scrutiny by an outside body. We hold that the Honorable Supreme Court's verdict in the Bommai case needs to be reviewed. And finally, he ends by saying, I would therefore strongly urge that this august council should seriously consider the matter and resolve to call upon the Union government to explore the possibilities of a review by the Honorable Supreme Court of its 1994 verdict in the S.R. Bommai case. उसका अर्थ इतना ही है कि जहां सारी पार्टियां सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट का अमल की बात कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक नया ढांचा बनाने की बात कर रही हैं, वहां एक पार्टी है जिन्होंने अपना तानाशाही मानस को नहीं छोड़ा है, वो बना रखना चाहती है, और वो कांग्रेस पार्टी है। ये मेरा कहना है, इसमें और कोई बिगाड़ नहीं है। तो इसलिए अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने कल जो बाबा साहेब अंबेडकर का उल्लेख किया और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में जो वाद विवाद हुआ, यहां पर इस संविधान का निर्माण होते हुए, तो आपने उसको पढ़कर यहां पर सुनाया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। बाबा साहेब ने कहा, जब हृदयनाथ जी ने कहा कि इज दिस टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज misgovernance in the province as endanger of the public peace, कुछ मेरे ख्याल से लिखने में गलतियां हुई हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, only when government is not carried on the consonance with the provisions, वो तो in consonance होना चाहिए, in consonance with the provisions laid down for the constitution government of the provinces,
whether there is good governance or not in the province is not for the center to determine. I am quite clear on this point. Please understand, please understand. The question is, may I ask my honorable friend to make one point clear? Is it the purpose of Article 356, as now done, to enable the central government to intervene in provincial affairs for the sake of the good governance of the provinces? Answer is, no, no, center is not given that authority, Baba Sahib. Then the question is, or only when there is such misgovernance in the province as endangers public peace? And the answer is, only when the government is not carried on in consonance with the provisions laid down for the constitution. अभी कुछ गलतियां इसमें हैं, इधर जो लिखा है हम उसी को पढ़ सकते हैं. Of the provinces, whether there is good governance or not is not for 356. But if there is breach of the constitution, then 356 comes, is what Baba Sahib has said. Obviously, when the reporter has recorded this, there have been some typographic errors in this. अध्यक्ष, मैं क्यों इसको अभी यहाँ पर मैंने इसका जिक्र किया? मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि भारत का संविधान का मतलब केवल कानून व्यवस्था नहीं है. भारत का संविधान, यह सदन उस संविधान का एक निर्माण किया, उस संविधान ने निर्माण की हुई चीज है. देश के विधानसभाएं उस संविधान के तहत है. यह संविधान के भीतर हम लोग जो काम करते हैं, हमारे जो नियम है, वो संविधान और हम लोगों ने तय किए हुए नियमों के अंतर्गत ही होता है. हम लोग इस सदन के जरिए बजट की अभी चर्चा होनी है, कल बजट पेश होगी, वो बजट पर चर्चा होनी है. उस बजट के तहत वोट ऑन अकाउंट होना या पैसा सैंक्शन होना है, पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना है. यह सब चीज का इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है. मैं अध्यक्ष इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आर्टिकल 202. Yes, I know that. Except that every pie that the government gets it. Yes, I agree. पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है. जो सरकार की जो आवक है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाती है, और जो ड्रॉवल होगा, आप जो बजट को क्लियर करेंगे परसों, वो तो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ही आप कंसोलिडेटेड फंड से निकालेंगे. अध्यक्ष जी, voted. Please take it. The parliament does not vote on the consolidated funds. Sir. Please read constitution then. Sir, the Consolidated Funds and Public Accounts of India, Article 266. Article 266. Subject to the provisions of Article 267 and to the provisions of this chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties to states, all revenues received by the Government of India, all loans raised by that government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances, and all monies received by that government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled the Consolidated Fund of India. This is the Constitution. Now, if you have another copy of the Constitution, I shall be happy to have it. Now, the point I am making is this. Please understand, the point I am making is this. कि ये है consolidated fund की बात. Consolidated fund के सब ठीक, कोई बात नहीं, आपको उसमें खुशी होनी चाहिए. हम नहीं जमे तो आपको आनंद होना चाहिए. परेशान क्यों हैं आप? No monies of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of any state shall be appropriated except in accordance with the law and for the purposes and in the manner provided in this Constitution. My dear friend, you must know appropriation is different from voting. Please understand these things. Yes, sir. I'm just now not taking a class on... Appropriation bill is different. Voting on the Consolidated Fund does not take place. Would the honourable member tell me whether appropriation also means appropriating in your own pocket? No, appropriation... That is all I'm trying to establish. I'm only trying to establish that point here. That the monies that were... He is not diverting the point, either he is not understanding it or he has some other agenda. Sir, अध्यक्ष जी, मैं धारा 202 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. Annual financial statement
The governor shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the house or houses of the legislature of a state a statement of the estimated receipts and expenditure of the state for that year, in this part referred to as the annual financial statement. अब ये अध्यक्ष ये बताता है the estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately the sums required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of the state. अध्यक्ष ये बताता है the estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately the sums required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of the state. अध्यक्ष जी, बिहार में जो हुआ है और बिहार में यह हाई कोर्ट का जजमेंट है, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर डाली थी मार्च 9 तारीख 1996 को। और इस जजमेंट में जो हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जिस पर मोहर लगाता है वो कहता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द गवर्नमेंट शुड हैव सबमिटेड रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द लेजिस्लेचर and obtained additional grant for the service or drawn money from the contingency fund of the state by way of advance. All these facts, I'm not reading the whole judgment, all these facts prima facie constitute gross financial indiscipline verging on fraud on the constitution and the people. ये हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के 2 जजों का ये फैसला है और हम इसकी कॉपी आपको दे देंगे और फिर आप इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे कैसे ये जजमेंट पूरा गलत है। हमारा कहना यह है कि जब आपने पैसे को पहले अलॉट करा के ले लिया, फिर बिना किसी प्रकार का अलॉटमेंट आपने ट्रेजरी से पैसा निकाला, जिले के स्तर पर पैसा निकाला, फिर जब आप असेंबली में नहीं आए सप्लीमेंट्री बजट लेकर, एक्सेस फंड्स का सवाल को लेकर 203, 204, 205 articles are transgressed. Is that a breakdown of the Constitution, or is that upholding the sanctity of the Constitution? Is the question that one has to settle. This is the basic question. Are we going to base our judgment in the Parliament on the verdict of the High Court, which can be changed by the Supreme Court? And in how many cases the judges have given after dicta statements in many matters? Is the Parliament is going to be guided by that? Sir, I would not have referred to. Yes, sir. May I ask one question? Yes, sir. Have you imposed the presidential rule on this basis? If so, place the report. If you have imposed the presidential rule on this basis, on the basis of what you have said, then place it on the table of the House. Sir, I am here not discussing I will not bring the president into this. यहाँ पर यह बताया गया कि एक प्रदेश का कार्य, उसका फाइनेंशियल कार्य कितना बढ़िया है, कितना अच्छे ढंग से चल रहा है और समूचे देश को यह बताया गया कि वह सब कुछ ठीक है और इसलिए कांग्रेस पार्टी का धर्म है कि इस धार्मिक काम को बड़े मजबूती से चलाने के लिए मौका दिया जाए। हम ये बात कैसी गलत है, आप लोग किस प्रकार की नीति को अपना रहे हैं, आप बिहार के लूट को चलाने के लिए कैसे छोड़ रहे हैं, हम ये देश को और बिहार के लोगों को बताना Don't digress it. Nobody is supporting it. But the question that I asked remains unanswered. Sorry. Now I'm finishing, sir. अध्यक्ष मैं दो तीन बातें रखकर No, please, जॉर्ज जी। मैं दो तीन बातें रखकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। नंबर एक अध्यक्ष अभी आपको चिंता नहीं थी मैं कैसे बोल रहा हूँ इसके बारे में परेशानी थी आपके, मैं ठीक नहीं हूँ। Definitely, why not?
He is concluding, please. अध्यक्ष, हम तो आप लोग बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जमे नहीं हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अध्यक्ष, मैं तो और कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो धोरण है, इस नीति में, उनके इस धोरण में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार के कोई मूल्यों से उसको संबंध नहीं है। और उसका उदाहरण अगर चाहिए तो हम ये बता सकते हैं। आज के दिन यहाँ मायावती जी ने जब अपनी बातें कही, हमने सोचा था कि वो ये बात को भी कहाँ न कहाँ सामने लाएगी। उड़ीसा में एक कांड हो गया, 3 लोग मारे गए, ईसाई थे, बाप और 2 बेटे। और क्या नहीं आप लोगों ने कहा, क्या नहीं आप लोगों ने किया, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर और हमारे सरकार के बारे में। और आज उस बिहार के बारे में चर्चा है, जहां 3 नहीं, जहां हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। और पिछले महीने भर में वहां 3 बड़े कांड हो गए, एक पूर्णिया में हो गया और 2 यहां जहानाबाद में हो गए। लेकिन एक बार कोई जाकर आ गई तो काम वहां पर हो गया। और जब आज यहां पर चर्चा हो रही है तो मैं आपको याद दिलाऊं, फ्रांस का एक लेखक, पत्रकार जो दिल्ली में रहता है, उन्होंने ला फिगारो, जिस अखबार का वो यहां पर करेस्पॉन्डेंट है, एक बहुत बढ़िया लेख लिखा। और उस लेख में, जिस लेख को आज यूरोप के अनेक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस लेख में उन्होंने कहा कि अजीब हिंदुस्तानी लोग हैं, 3 ईसाई मारे जाते हैं, खुद देश में हंगामा कराते हैं, और दलित मारे जाते हैं, गरीब मारे जाते हैं, लेकिन कोई भी चिल्लाने की बात हो ही नहीं रही है। बड़े अजीब हिंदुस्तानी लोग हैं। ये फ्रांस के फिगारो के करेस्पॉन्डेंट हिंदुस्तान टाइम्स में उनका लिखा हुआ लेख है, और आज दुनिया भर उस लेख की चर्चा हो रही है। लेकिन आप लोगों को मैं जानता हूं, इन चीजों की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आखिरकार Kumar Mangalam. Since the House would normally rise at 6, I'm sorry to interrupt for a moment. It's my normal duty as a Parliamentary Affairs Minister. May I seek, through you, sir, from the House, that we sit up to 8 p.m. at least, and we'd have voting after that. And Is it in the this? first instance, No, is it the sense of the House first instance, to extend 2 hours? 2 hours? so I also wish to announce 8. that dinner will be available for members of Parliament, the members of the press and the staff from 8 p.m. onwards. And I know that there would be a little more extension, but I've said in the first instance, if we finish by 8 o'clock, no problem, but still dinner will be available. अध्यक्ष, मैं 2 वाक्यों में समाप्त करूंगा। Up to 7. It's over 8 o'clock. 1 hour. Only 1 hour. First, is it the sense of the House 1 hour? 1 घंटा, Up to 7. बाकी अपने Sir, I will conclude in exactly 2 minutes. तो अध्यक्ष, मैंने कहा कि आप लोगों को किसी चीज No, please. Sir, problems from my side, but I must bring it to the notice of the House. I have no problem from the side of the BJP. There are other speakers also too. 30 speakers. Because there are other speakers also. If every party curtails, It's not possible, sir. It's not possible. 8, 2 hours. There are 10. Please. No, please. Mr. Please. 1 minute, please. Please take your seats. 1 minute, please. There are 10. जासा तो नहीं आ रहा, जरूरत क्या है? Mulayam Singh ji, there are 10 speakers are there. Speaker, but one has to think about timing. Yes. See, if the Samta party got strength of 11, accordingly they should get time. If they are going to speak per hour, I don't think it is possible to do. So we'll agree only for 1 hour. sir, I think what the honorable leader of the opposition has forgotten. Sir, I think we should point out, sir. First, What the honorable leader of opposition has forgotten, I think, is that Mr. George Fernandez was not called
in his capacity as member of the Samta Party. He was on the representative of the government who was seeking to intervene. And if you ask him, if you ask the leader of the opposition, finds out even for himself how much did his good colleagues, both Lalu and Mr. Mulayam Singh Yadav, how much time did they take? He'll have the answer. Sir, First we will extend 1 वहाँ hour. में नेता वो है मिनिस्टर, नेता बड़ा होता है. Now the please complete. अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा कि हमें कांग्रेस से इससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं है कि 3 विदेशियों के जानों के ऊपर आंसू, और देश में जब इस प्रकार की हत्याएं होती हैं और विशेषकर दलितों पर जब इस प्रकार के हमले होते हैं, उसके बारे में इतना चिंता नहीं है. और उसके पीछे कारण है आपको इंसान के जान की आपको चिंता नहीं है, क्योंकि जिस दल ने सरकार में रहते हुए आज कितने साल पहले, आज 15 साल पहले इस दिल्ली के सड़कों पर कितने हजार लोगों की लाशें गिराई थी, तो आज कौन सा आप लोगों के मन में वो बिहार के गरीबों के जान के बारे में आपके दिल में कहां रहमानी है, वो संभव नहीं है, ये हम महसूस करते हैं. मगर मैं अपने उन दलों के नेताओं से विशेषकर प्रार्थना करना चाहता हूं, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन प्रदेश के दलों के नेताओं से, सांसदों से, कि 356 का सबसे अधिक परेशानी झेले हुए आप लोग हैं. हम ये नहीं भूल सकते हैं कि 1956 या 57 में सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल हुआ था वो केरल में हुआ था, और इसलिए हुआ था कि कम्युनिस्टों को सरकार चलाने नहीं देना है, और कोई बात उसमें नहीं थी, केवल कम्युनिस्टों को सरकार चलाने नहीं देना है. और बंगाल में कितना दमन आप लोगों ने चलाया है वो बंगाल के लोग जानते हैं, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जानते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर हम जैसे लोग उनके साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी उनके साथ खड़े रहेंगे जब ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए. हम जानते हैं कि पंजाब के लोगों को कितना सहन करना पड़ा है, क्योंकि एक कसम खाई थी आप लोगों ने, किसी सूरत में अकालियों को सरकार बनाने के लिए नहीं देनी है, और उसके तहत जब भी सरकार बनी उनको क्या क्या झेलना पड़ा वो भी हम जानते हैं. और कश्मीर के लोग, हमने फारूक साहब को कहा, सर आई एम फिनिश्ड, हमने फारूक साहब को कल कहा जब उन्होंने मुझे याद दिलाई 356 पर हमारे भूमिका की, मैंने उनको यह बताया कि आज जो सरकार में लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने 356 जब कश्मीर पर लगा था, आंध्र में लगा था, तो सबके आप लोगों के साथ खड़े होकर आप लोगों के साथ वो लड़ाई को लड़ने का काम किया था. आज वो लोग सरकार में हैं, वो किसी सूरत में वो काम को कभी नहीं कर सकते हैं जो ये लोगों ने अपने जीवन भर किया है और भविष्य में भी करने का वचन देकर यहाँ पर बैठे. तो इसलिए हम चाहेंगे कि अब इस फैसले को जब हम लोग पहुँच रहे हैं तब अपना सबका फैसला इस पर बड़े सोच विचार के साथ हो. एक आखिरी शब्द अध्यक्ष जी, वो है गवर्नर के बारे में. यहां पर इस सदन के भीतर और सदन के बाहर एक बात बताई गई कि वे आरएसएस के हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं. मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष, आप तेलुगु देशम के हैं, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष जी, इस सदन के उपाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, क्या आपका दल के साथ आपका जो रिश्ता है तो वो रिश्ता और इस पद पर बैठकर आप जब आपका काम करते हैं तो वो आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी, इसमें कोई टकराव हो सकता है? तो इसलिए अगर हमारे हम में से हर व्यक्ति को अपने अपने दल के बारे में गर्व होता है. हम अगर कल ऐसा कोई स्थिति आ गई और कल अगर सोमनाथ बाबू को कहाँ कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया और वहां उतरते समय उनसे पूछा गया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आपके गवर्नर के राजभवन में आकर कैसे बैठने वाले हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे शर्म लगती है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं.
वो बोलेंगे मुझे गर्व है कि मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूँ, लेकिन यहाँ मैं गवर्नर हूँ और गवर्नर का दायित्व मैं निभा रहा हूँ। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की बातें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में जिम्मेदार लोगों के जबान से न आवे। बस यहाँ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ अध्यक्ष, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए।